नमस्कार। इस नए विश्लेषण में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 18वीं सदी की दो ऐसी बेमिसाल भारतीय महारानियों के सफर पर निकल रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ एक डगमगाते साम्राज्य को बचाया बल्कि उसे एक बिल्कुल नया आकार भी दिया। ये कहानी है मराठा साम्राज्य की उन दो ताकतवर महिलाओं की जिनमें से एक ने दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तलवार उठाई तो दूसरी ने अपने लोगों के लिए नवनिर्माण का बीड़ा उठाया। काफी दिलचस्प होने वाला है ये। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी विशाल साम्राज्य को बचाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए ना दो बिल्कुल अलग तरह की लीडरशिप की जरूरत होती है, और ये बात इन दोनों शासकों के जीवन से एकदम सटीक तरीके से समझ आती है। एक तरफ होती है मिलिट्री एक्सपेंशन, यानी सैन्य विस्तार, मतलब सीमाओं को बढ़ाना और बाहरी दुश्मनों से डटकर मुकाबला करना, और दूसरी तरफ होता है कल्चरल कंसोलिडेशन, यानी सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण, जहां फोकस अपने लोगों के विश्वास, कला और पूरी इकोनॉमी को मजबूत करने पर होता है। इस अंतर को समझने के लिए जरा इन दो छवियों को देखिए। एक तरफ एमवी धुरंधर द्वारा बनाई गई ताराबाई की पेंटिंग है। घोड़े पर सवार युद्ध के मैदान में उनकी वो आक्रामक और जबरदस्त एनर्जी एकदम साफ छलक रही है ना? और वहीं दूसरी तरफ ये डाक टिकट देखिए। इस पर अहिल्याबाई की बेहद शांत और सौम्य तस्वीर है, जो उनके एक सुलझे हुए प्रशासक और राजनेता होने का एहसास कराती है। सच में ये दोनों तस्वीरें बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ताराबाई की, द वॉरियर क्वीन, एक निडर योद्धा रानी। 18वीं सदी की शुरुआत का वो दौर मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा था, और ताराबाई के लिए सत्ता संभालना कोई चॉइस नहीं थी। अपने पति राजाराम के निधन के बाद इतने गहरे दुख के बीच उन्हें मजबूरन आगे आना पड़ा। सोचिए, साम्राज्य को बचाने की इतनी बड़ी और अचानक आई जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय इसे पूरी मजबूती से अपने कंधों पर उठा लिया। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि उन्होंने किसी सुरक्षित महल के अंदर बैठकर राजकाज नहीं चलाया, बिल्कुल नहीं। इतिहास उन्हें एक निडर मराठा योद्धा रानी के रूप में याद करता है। वो असल में युद्ध के मैदान में उतरी, अपनी सेना का नेतृत्व किया और हर एक चुनौती का डटकर सामना किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मुगलों को मात देना, उनकी इसी शानदार रणनीति और तेज दिमाग की अब हम बात करेंगे। जरा उस वक्त की स्थिति इमेजिन कीजिए। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत झोंककर मराठों को खत्म करने के लिए दक्कन में डटा हुआ था। ये मराठों के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट था। लेकिन ताराबाई ने क्या किया? उन्होंने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि औरंगजेब और उसकी विशाल मुगल सेना दक्कन में पूरी तरह उलझी हुई है, जिसका मतलब था कि उत्तर भारत एकदम असुरक्षित है। दूसरा कदम, उन्होंने बिना वक्त गवाए बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी मराठा सेनाओं को संगठित कर लिया। और तीसरा मास्टर स्ट्रोक, उन सेनाओं को सीधे उत्तर में असुरक्षित मुगल इलाकों पर हमला करने भेज दिया। मतलब एक कमजोर डिफेंसिव सिचुएशन को इतने शानदार तरीके से एक आक्रामक प्रहार में बदल देना वाकई कमाल की रणनीति थी। और उनकी इसी जबरदस्त सूझबूझ के कारण उन्हें मराठाओं के उत्तर की ओर विस्तार का शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट कहा जाता है। उनकी इस अचूक सैन्य रणनीति ने मुगलों को पूरी तरह से चौंका दिया और मात दी। सबसे जरूरी बात, इस कदम ने एक बेहद नाजुक दौर में मराठाओं की स्वतंत्रता को बचाए रखा। अब चलिए इस कहानी के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। अहिल्याबाई होलकर, एक बेहद समझदार और कुशल प्रशासक। युद्ध के मैदान के उस शोर शराबे से हटकर अब हम एक बहुत ही शांत लेकिन दूरदर्शी प्रशासन को देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर उसी परिवार से थीं जिसका उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को फैलाने में बहुत बड़ा हाथ था। दिलचस्प बात यह है कि ताराबाई की ही तरह अहिल्याबाई के जीवन में भी एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उन्होंने अपने पति और पुत्र दोनों को खो दिया, लेकिन इतने बड़े दुख के बावजूद वो टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने आज के इंदौर के आसपास फैले अपने पूरे राज्य में लगातार 30 सालों तक बहुत ही बहादुरी और बुद्धिमानी के साथ शासन किया। नवनिर्माण का बीड़ा, कैसे उन्होंने लोगों के खोए हुए विश्वास और राज्य के उद्योगों को फिर से खड़ा किया, ये देखते हैं। उनका फोकस सिर्फ सत्ता चलाने पर नहीं था, उनका असली विजन था समाज का नवनिर्माण। इस तालिका को देखकर ही उनके काम का दायरा समझ में आ जाता है। एक बेहद श्रद्धालु प्रशासक के तौर पर उन्होंने क्या कुछ नहीं बनवाया। अनगिनत मंदिर, घाट, कुएं और सड़कें। और सबसे बड़ी बात, इनका फैलाव देखिए।
उत्तर में केदारनाथ की बर्फीली चोटियों से लेकर एकदम दक्षिण में रामेश्वरम तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही सांस्कृतिक धागे में पिरोने का ये अपने आप में एक अभूतपूर्व और विशाल प्रयास था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नई इमारतें बनाने के बारे में नहीं था। ये एक बहुत बड़े सांस्कृतिक पुनर्स्थापन यानी कल्चरल रिस्टोरेशन का मिशन था। उन्होंने उन बेहद खास आध्यात्मिक स्थानों का पुनर्निर्माण करवाया जो पुराने हमलों में तबाह हो चुके थे, जैसे वाराणसी का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर जिसे औरंगजेब ने नष्ट किया था, और गुजरात का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ा था। इन प्रतीकों को फिर से खड़ा करना असल में अपने लोगों के टूटे हुए विश्वास और भरोसे को फिर से खड़ा करने जैसा था। लेकिन रुकिए, उनकी ये दूरदृष्टि सिर्फ धर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि एक मजबूत साम्राज्य की रीढ़ उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था होती है। इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में महेश्वर बुनाई उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने वहां के पारंपरिक हस्तशिल्प और बुनकरों को एक नई जिंदगी दी। उनके इस आर्थिक विजन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका पुनर्जीवित किया हुआ पारंपरिक हथकरघा शिल्प आज भी फल फूल रहा है। जरा सोचिए, 18वीं सदी में लिए गए उनके प्रशासनिक और आर्थिक फैसले आज के इस आधुनिक दौर में भी एक समृद्ध उद्योग के रूप में जिंदा हैं। सच्चे और दूरदर्शी नेतृत्व की इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है? ए लेगेसी ऑफ डुअल लीडरशिप, यानी रणनीति और प्रशासन की एक दोहरी विरासत। तो अब अगर इन दोनों महान कथाओं को एक साथ रखकर देखें तो सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण और उसके बचाव के लिए इन दोनों ही ताकतों की सख्त जरूरत होती है। एक तरफ ताराबाई की वो गजब की जुझारू युद्ध क्षमता और आक्रामकता है जिसने सबसे मुश्किल वक्त में साम्राज्य की सरहदों को टूटने से बचाया, और दूसरी तरफ है अहिल्याबाई का वो शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट जिसने समृद्धि, विकास और संस्कृति के जरिए उस राष्ट्र की आत्मा को संवारा। दोनों का अपना अपना लेकिन बराबर का महत्व है। और ये सारी बातें अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इतिहास के पन्नों पर किसकी छाप ज्यादा गहरी होती है? क्या वो सैन्य दृढ़ता जो हमारी आज़ादी और सीमाओं को बचाए रखती है, या फिर वो प्रशासनिक बुद्धिमत्ता जो हमारी संस्कृति और समाज की नींव को दोबारा खड़ा करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? खैर, इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।